हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिजनेस स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टिप्पणी जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार बार-बार रिपीट होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 7 टिप्पणियों को जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार-बार रिपीट हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी लिखने के लिए आता है। देखिए पहला हमारा क्या है, देखिए पहला हमारा क्या है, बिंदु दोष। तो आइए देखते हैं बिंदु दोष क्या होता है। इस पर टिप्पणी हमें किस प्रकार से लिखना है। देखिए क्या है इसका उत्तर, इसकी टिप्पणी हमें किस प्रकार से लिखना है कि पहले हेडिंग डालेंगे हम, किससे, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे। देखिए अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या इतना, जो का खा कुछ भी है पहले का दूसरा कुछ लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे एक लाइन छोड़कर उत्तर। तो आइए देखते हैं इसको हमें किस प्रकार से लिखना है। देखिए क्या होता है बिंदु दोष, किसी क्रिस्टल में अवयवी कण जो होते हैं, तो अवयव अवयव जो हमारा होता है विलयन में, उसको ही कण। तो किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अनियमितता मतलब कि जो उनका नियम है उसका विरोध करें, अनियमित रहे, या विचलन द्वारा जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। देखिए जो हमारा क्रिस्टल के जो हमारे अवयवी कण होते हैं, वो देखिए इस रूप में वो व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से वो कण जो होते हैं क्या व्यवस्थित होते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई कण यहाँ से गायब हो जाए या फिर यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ जाए या फिर यहाँ से गायब हो जाए, मतलब कोई भी कण जितने हैं ये सभी कण वो कोई गायब हो जाएं, तो इनका जो नियम है वो चेंज हो जाएगा, मतलब अनियमित हो जाएंगे ये। इनका जो नियम है वो गलत हो जाएगा। जो इसका नियम है बिंदु दोष का, वो क्या है, सॉरी, जो इसका नियम है क्रिस्टलीय अवयवी कणों का, वो नियम क्या हो जाएगा, नियम के विरोध हो जाएंगे। इनका नियम देखिए किस प्रकार से है, सभी एक समांतर दिशा में ही समांतर एक दूसरे के समान दूरी पर स्थित है। तो जब कोई कण गायब हो जाए या कहीं बीच में या कहीं भी चला जाए, यहाँ पे या यहाँ पे या गायब हो जाए, तो इसे जो इस कण का विचलन होगा, यानी इस कण का जो विचलन होगा, मतलब इसके द्वारा जो जगह छोड़ा जाएगा, इस दोष को ही क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। तो यही हमारा होता है बिंदु दोष। तो ये हमारा हो गया बिंदु दोष। अब आइए देखते हैं अगला, ये हमारा है चित्र। इसी प्रकार से हमारे क्रिस्टलीय कण होते हैं। अब आइए देखते हैं अगला हमारा क्या है। तो देखिए अगला क्या है, ब्राउनी गति। देखिए ब्राउनी गति क्या होता है, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। देखिए जो कोलाइडी कण होता है हमारा, देखिए ये जो हमारा कोलाइडी कण होता है, चित्र में देख लीजिए क्या कह रहा है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। देखिए हमारा ये कोलाइडी कण है, तो ये जो कण है कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति करेगा। कोई दिशा में ऐसा नहीं कि गति ना करे, टेढ़ी मेढ़ी गति करेगा। तो इन्हीं की जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, इस गति को ही क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के सदैव यानी कि हमेशा टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, इस गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। यही हमारा हो जाएगा ब्राउनी गति पर टिप्पणी, या ब्राउनी गति किसे कहते हैं उसका आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा। और इसी प्रकार से देखिए हमारा ब्राउनी गति इसी प्रकार से होता है, इसके कण इसी प्रकार से गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति इसके कण जो हैं करते हैं कोलाइडी करके। अब आइए देखते हैं अगला। अगला हमारा क्या है टॉपिक, देखिए क्या है, ब्राउनी गति के कारण। जो ब्राउनी गति होती है इसकी किस कारण से ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। देखिए कोलाइडी कणों के बीच टक्कर के कारण। देखिए अभी आपको समझा देते हैं अच्छी तरीका से। देखिए मान लीजिए ये हमारा कोई कण है, ये गति कर रहा है, यहाँ पे किसी कण से टकराएगा तो इसका दिशा परिवर्तन हो जाएगा, इधर आ जाएगा। यहाँ पे किसी कण से टकराएगा तो इधर जाएगा, यहाँ से टकराएगा इधर जाएगा, यहाँ से टकराएगा इधर जाएगा। तो जो होता है कणों के टक्कर के कारण होता है इनका जो ब्राउनी गति, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी गति। और क्या, कणों का आकार। देखिए जो छोटा कण है जब बड़े कण से टकराएगा तो वो इस तरह से गति करेगा, और अगर बड़ा कण छोटे कण को टकराएगा तो छोटा कण इतना दूर, थोड़ा दूर उससे जाएगा। तो यही कह रहा है कि कणों के बीच टक्कर और कणों का आकार और विलयन की सांद्रता, ये होता है ब्राउनी गति के
कारण, इन्हीं के कारण ब्राउनी गत उत्पन्न होती है। अब आइए देखते हैं अगला क्या है। तो अगला देखिए क्या है, टिंडल प्रभाव। तो आइए देखते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है। देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है। देखिए, कोलाइडी विलेन को अंधेरे कमरे में रखकर उसमें से प्रकाश की किरण पुंज को प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर उसमें एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए, जब हम कोई कोलाइडी विलेन को लेंगे, मान लीजिए देखिए ये हमारा है क्या, ये हमारा कोलाइडी विलेन है। इसमें जो हमारे है कोलाइडी कण है, ये हमारा है कोलाइडी विलेन, जिसको हमने एक जार में रखा है। जार या बर्तन या बीकर कुछ भी कह सकते हैं, उसमें हमने रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। देखिए यहाँ से हमने इस पर प्रकाश डाला, तो ये प्रकाश हमारा इस पर जब आया तो देखिए इस प्रकार से प्रकाश इसको पार किया। तो जब हम यहाँ से देखेंगे इसको, तो इस पर देखिए हमारा एक शंकु जैसे आकार दिखाई दे रहा है। तो इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो यही कह रहा है कि देखिए एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि कोलाइडी विलेन को अंधेरे कमरे में रखकर, अंधेरे कमरे में हमने रखा, इस पर टार्च डाला और इधर सब अंधेरा है, हमने इस पर टार्च दिया, टार्च का रोशनी इधर से आया, इस कोलाइडी कण पे पड़ा तो इधर से गुजर गया, इसी प्रकार से यहाँ से फिर इधर से इसे गुजर गया ये। तो यही कह रहा है कि जब कोलाइडी कण को हम अंधेरे कमरे, सॉरी कोलाइडी विलेन को अंधेरे कमरे में रखेंगे, उस पर प्रकाश प्रवाहित करेंगे तो उसके लंबवत, यानी कि लंबवत इस प्रकार से, इसके लंबवत यानी कि लंबे, तो लंबवत पे जब हम यहाँ से देखेंगे इसको, तो हमें देखिए शंकु जैसा आकार दिखाई देगा। ये हमारा बीकर है इधर से, और इधर से शंकु जैसा आकार दिखाई देगा। तो इसी ही घटना को ही कहते हैं टिंडल प्रभाव। यही हमारा होता है टिंडल प्रभाव। अब आपने समझ लिया होगा। अब आइए देखते हैं अगला। तो देखिए अगला क्या है, वैद्युत कण संचलन। तो आइए देखते हैं वैद्युत कण संचलन क्या होता है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको वह टॉपिक फिर से समझाया जाएगा अच्छी तरह से, और भी कोशिश अच्छी तरीक़ा से की जाएगी। तो देखिए क्या है वैद्युत कण संचलन। देखिए, जब कोलाइडी विलेन में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करने लगते हैं। इस क्रिया को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। इसको भी आप चित्र द्वारा आपको समझाते हैं अच्छी तरीक़ा से। देखिए एक बार फिर से देखिए, देखिए क्या कह रहा है कि ये हमारा कोई कोलाइडी विलेन है। तो जब हम कोलाइडी विलेन में क्या दो हम इलेक्ट्रोड डालते हैं। इलेक्ट्रोड यानी धातु के दो क्षण होते हैं। जो इलेक्ट्रोड होते हैं धातु के दो क्षण होते हैं। तो हमने एक प्लस एक माइनस को इसमें डाला। तो जो माइनस वाला उसे हम कैथोड कहते हैं, जो प्लस वाला होता है उसे एनोड कहते हैं। तो देखिए जब हमने कोलाइड विलेन में दो इलेक्ट्रोड डाला प्लस और माइनस का, तो क्या होगा, तो देखिए तो जो इस पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव में जो कोलाइडी, जब इस पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जब इस पर हम प्लस माइनस लगाएंगे तो इसके जो कोलाइडी कण होंगे, जो विलेन हमारा कोलाइडी विलेन, इसके जो कोलाइडी कण होंगे वो विपरीत दिशा में, यानी कि देखिए इसमें जो कण होंगे उस पर कोई आवेश होगा, या तो प्लस के कण होंगे कुछ माइनस के कण होंगे। देखिए जो प्लस के कण होंगे वो विपरीत दिशा में अपने, यानी कि माइनस इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे, और जो माइनस कण होंगे वो धनावेशित यानी प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेंगे, यानी कि विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर ये गति करते हैं अपने से विपरीत। देखिए इस पर प्लस, अगर प्लस का कण जो है कोलाइडी कण, वो विपरीत जो मतलब माइनस उसका उल्टा माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ वो गति करेगा, उसके बाहर जाके चिपक जाएगा। और जो माइनस का कोलाइडी कण होगा वो प्लस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ जाएगा, गति करेगा, उसके चारों तरफ चिपक जाएगा। तो इसी घटना को ही कहते हैं वैद्युत कण संचलन। इस क्रिया को जब हम कोई कोलाइडी विलेन लेंगे, उसमें दो धातु के क्षण डालेंगे, तो जो उस पर माइनस आवेश देंगे वो कैथोड होगा, और जिस पर प्लस आवेश देंगे वो एनोड होगा। तो जब हम इस पर प्लस माइनस आवेश देंगे यानी कि विद्युत प्रवाहित करेंगे, तो जब विद्युत का प्रवाह होगा तो इसके कोलाइडी कण जो हैं, विलेन के जो कोलाइडी कण हैं,
कण कणों पर आवेश होता है, कुछ किसी पर धन आवेश होगा, किसी पर ऋण आवेश होगा। तो जिन कण पर धन आवेश होगा वह कण ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेंगे, और जो कण ऋणावेशित होंगे वो धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेंगे। यही होता है वैद्युत कण संचलन, मतलब वैद्युत कणों का इकट्ठा होना। तो वो जो माइनस वाले कण होंगे वो प्लस वाले इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होंगे, और जो प्लस वाले कण होंगे वो माइनस वाले इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होंगे। यही होता है वैद्युत कण संचलन। अब आइए देखते हैं अगला क्या है हमारा टॉपिक। देखिए स्कंदन है अगला हमारा, स्कंदन। तो देखिए स्कंदन क्या होता है। जब कोलाइडी कणों पर से आवेश को हटा दिया जाए तो ये कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होकर बड़े कण का आकार बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। देखिए आपको चित्र समझाते हैं। क्या कह रहा है, जब कोलाइडी कणों पर से आवेश हटा लिया जाता है तो ये कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होकर बड़े कण का आकार बनाते हैं। देखिए हमारा कोई कोलाइडी विलयन है, ये हमारा कोई है कोलाइडी विलयन। अब देखिए इसमें जो कुछ कण होंगे वो कण कुछ धनावेशित होंगे, कुछ ऋणावेशित होंगे। तो जब हम इस पर से आवेश को हटा देंगे, यानी कि जो इसमें विद्युत हमने लगाया विद्युत को हम हटा देंगे, तो हम जब विद्युत में प्रवाह नहीं करेंगे तो ये क्या होगा। देखिए जो इसके कण हैं वो छोटे छोटे जो कण हैं वो जुड़कर, छोटे छोटे कण जुड़कर एक बड़ा सा कण बना लेंगे, एक बड़ा सा कोलाइडी कण बना लेंगे। तो इन्हीं कणों का जो जुड़ना है यही कहलाता है स्कंदन। मतलब कि जब हम कोलाइडी कणों पर से आवेश को हटा देते हैं तो कोलाइडी कण, जो छोटे छोटे कोलाइडी कण होते हैं, संयुक्त होकर यानी कि जुड़कर एक बड़े कण का निर्माण करते हैं। इसे ही कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं स्कंदन। देखिए ये हमारा हो गया, देखिए कोलाइडी कोलाइडी कण है। देखिए अब क्या होगा, छोटे कण, जो छोटे छोटे कण मिलकर क्या बनाते हैं, बड़े कण, बड़े कोलाइडी कण बनाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, स्कंदन कहेंगे। स्कंदन कोई विलयन है, जब हम उस पर से आवेश को हटा देंगे तब उसके जो कण होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो वो जुड़कर एक बड़ा सा कण बना लेंगे। इस प्रक्रिया को ही स्कंदन कहते हैं। अब आइए देखते हैं हमारा अगला और सातवां जो है टॉपिक क्या है। देखिए क्या, अपोहन। सातवां टॉपिक जो है वो अपोहन। तो आइए देखते हैं अपोहन क्या होता है। देखिए अपोहन क्या होता है। देखिए जब अशुद्ध, सॉरी यहाँ पे अशुद्ध लिखा है, आपको आज दिख नहीं रहा होगा इसलिए बना देता हूँ। जब अशुद्ध सॉल को अर्धपारगम झिल्ली में भरकर जल से भरे पात्र में लटका दिया जाता है तो अशुद्धियां धीरे धीरे जल में विसरित हो जाती हैं तथा शुद्ध सॉल थैली में शेष बच जाता है। इस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। देखिए आपको चित्र द्वारा इसको भी समझाते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए 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 ये हमारा है जल, ये हमारा एक बीकर है, कोई बर्तन है, ये हमारा कोई बर्तन है धातु का मान लीजिए, किसी का भी मान लीजिए, कोई बर्तन है, और इसमें हमने क्या भरा है, इसमें हमने इसमें जल भरा हुआ है। ये हमारा जल हो गया। अब देखिए हमने क्या लिया, अशुद्ध सॉल। जो अशुद्ध सॉल होते हैं कोलाइडी कण वाले, तो हमने देखिए अशुद्ध सॉल लिया जिसमें कुछ अशुद्धियां मिली हुई हैं। मान लीजिए कुछ में मिट्टी या कुछ मिला हुआ है, मिट्टी जैसे मिला हुआ है। तब देखिए क्या करेंगे हम, इसको अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली यानी कि इससे छोटे छोटे कण बाहर आ सके, लेकिन जो इससे इसमें जो सॉल है, सॉल बड़े बड़े कण होते हैं तो सॉल बाहर ना आ सके, तो हम अर्धपारगम झिल्ली लेंगे। अर्धपारगम मतलब कि हल्का हल्का उसमें से जो है, हल्का हल्का जल जो है उससे आर पार हो सके, लेकिन अर्धपारगम यानी कि कण नहीं पार होंगे। तो देखिए क्या होगा, जब हम अर्धपारगम झिल्ली में सॉल को उसमें डाल देंगे और झिल्ली को क्या करेंगे, किसी चीज़ से बांधकर जल में लटका देंगे। तो जब हम जल में लटका देंगे तो इसकी जो मिट्टी हैं, अशुद्धियाँ, वो गल जाएंगी, जल में आते ही वो गल जाएंगी, और गल के वो आके नीचे यहाँ पे बैठ जाएंगी, और जो शेष इसमें सॉल है वो तो
इसमें गलेगा नहीं तो वे इसी पारगम झिल्ली में बचा रहेगा। तो जो सॉल है अलग हो जाएगा और जो अशुद्धियाँ हैं यहाँ पे आ जाएँगी। तो यही प्रक्रिया जो है अपोहन कहलाती है। ये सॉल को शुद्ध करने की प्रक्रिया है अपोहन जो है। तो यही प्रक्रिया अपोहन कहलाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, हम एक बर्तन लिए, उसमें हमने जल भरा और एक अर्धपारगम झिल्ली लिया, जिससे कुछ हल्का-फुल्का जिसमें छेद है, जिसमें से हल्का-फुल्का मिट्टी-उट्टी आ जा सके, मिट्टी और जल पार कर सके लेकिन कण ना पार कर सकें, वो होता है अर्धपारगम झिल्ली। तो उस झिल्ली में हमने शॉल को रखा और उसको किसी के सहारे उस जल में लटका दिया। तो जब हम जल में लटकाएँगे तो उसके जो अशुद्धियाँ होंगी, जैसे कि मिट्टी मान लीजिए, वो गल के जल के नीचे आके बैठ जाएगा और जो पारगम झिल्ली में बचेगा, अर्ध पारगम झिल्ली में हमारा सॉल शुद्ध शुद्ध सॉल जो बचेगा वो शेष बच जाएगा। तो यही प्रक्रिया अपोहन कहलाती है। देखिए, जब अशुद्ध सॉल को अर्ध पारगम झिल्ली में भरकर जल से भरे पात्र में लटका दिया जाता है, तो अशुद्धियाँ धीरे-धीरे जल में विसरित हो जाती हैं, यानी कि गल जाती हैं या फिर मिल जाती हैं। विसरित होना, मिल जाना, मिल जाती हैं जल में, तथा शुद्ध सॉल थैली में शेष बच जाता है। इस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। अभी आपको चित्र में समझाया, आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में कोई गलती आई हो तो कमेंट बताइएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको क्लास 10th और 12th का साइंस का हर इम्पोर्टेंट टॉपिक इस तरह से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।